बताओ टैक्सेशन हमारे जो देश में है, कितने प्रकार के टैक्सेस हैं हमारे देश में? बताओ। एक है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इतना तो याद होगा आपको, है ना? बिल्कुल। चलो, डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस हैं हमारे पास, बताएंगे आप? सर, एक होता है इनकम टैक्स, याद आया? दूसरा वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स को सरकार ने कहा अब इसको हम हटा देते हैं। कब हटाया गया वेल्थ टैक्स? 2015 में, फाइनेंस एक्ट 2015 में, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? सर, दो चीज़ों पे टैक्स लगता था, एक लगता था गुड्स पे और दूसरा सर्विसेज पे। सर्विसेज पे जो टैक्स लगता था उसको क्या बोलते थे? सर्विस टैक्स बोलते थे, ठीक है। अच्छा, गुड्स पे जो टैक्स लगता है, सर अगर हमने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया तो कौन सा टैक्स लगता है? सर, एक्साइज ड्यूटी लगता है। याद आया? निशा जी क्यों बातें कर रहे हो? अगर सर हमने इंपोर्ट कर लिया, कौन सा टैक्स लगता है? इंपोर्ट ड्यूटी। अगर हमने एक्सपोर्ट कर लिया तो एक्सपोर्ट ड्यूटी। भूल गए हैं? सारा भूल गए हैं, ठीक है। अच्छा, हमने सेल्स किया तो कौन सा टैक्स लगेगा? बिल्कुल सही, सेल्स टैक्स लगेगा, ठीक है। अब सेल्स टैक्स, अगर हम बात करें इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी को, इसको हम मिलके क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। इतना तो याद है, पक्का? चलते हैं आगे। सेल टैक्स बताओ कौन सी सरकार कलेक्ट करती है? हमारे देश में जब टैक्सेस का बंटवारा हो गया तो दो देशों में, दो सरकारों में टैक्सेस बंट गए। कौन कौन सी सरकार? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दो सरकारें थी ना हमारे पास, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बताओ सेल टैक्स कौन सी सरकार को दिया गया? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है बच्चे। कौन सी सरकार लेती है? स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, इनकम टैक्स कौन सी सरकार लेती है? सर, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था हम ही ले लेंगे, हमारा हक है, क्योंकि हमें पूरा देश चलाना है, तो हम क्या ले लेंगे? इनकम टैक्स को कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। अच्छा, कस्टम ड्यूटी को? सर, ये भी देश की सुरक्षा का मसला होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा? इसको भी हम ही कलेक्ट करते हैं, कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सर्विस टैक्स कौन कलेक्ट करता है? सर, ये भी लास्ट में ही आया था, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी बचा ना? तो एक्साइज ड्यूटी में सरकार ने कहा इसका बंटवारा करते हैं, कुछ हिस्सा हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट को किस किस पे एक्साइज ड्यूटी लेने का अधिकार दिया गया? एक तो लिकर। लिकर क्या होता है? शराब। शराब पे जो एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करते हैं कौन सी सरकार लेती है? स्टेट गवर्नमेंट। और नारकोटिक्स, शराब, लिकर और नारकोटिक्स पे कौन सी सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है? स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, बाकी जो बचा उस पे सरकार ने कहा, कौन सी सरकार ने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि इस पे हम जो है एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी जितना भी बचा, किसको छोड़ के? एक तो शराब को छोड़ के और नारकोटिक्स को छोड़ के, ठीक है। अदर्स में सरकार की फिर नीयत बदल गई, सरकार ने इसमें और जोड़ा टोबैको। बताओ, टोबैको अगर हम देखेंगे इस हिसाब से जाना कहाँ चाहिए था? नारकोटिक्स में। टोबैको नारकोटिक्स है ना। लेकिन सरकार ने कहा कि सिगरेट, बीड़ी पे तो दबा के सरकार क्या लेती है? एक्साइज ड्यूटी लेती है। तो सरकार ने कहा, कौन सी सरकार ने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसकी नीयत खराब हो गई कि टोबैको पे हम ले लेंगे एक्साइज ड्यूटी। समझ आ गया? पक्का? हाँ। अगर हम बात करेंगे एक्साइज ड्यूटी की, इसका दो बंटवारा हो गया, ठीक है। एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, एक स्टेट गवर्नमेंट लेती है। स्टेट गवर्नमेंट किस किस पे लेती है? एक तो लिकर पे, दूसरा नारकोटिक्स पे, और सेंट्रल गवर्नमेंट अदर्स पे प्लस
टोबैको पे भी कौन सी सरकार लेती है? केंद्र सरकार। ठीक है, चलते हैं आगे। इसको पहचानते हैं? यह है राम। ठीक है, अच्छा बताओ ये कहाँ रहता होगा? ये रहते हैं पंजाब में। कहाँ? पंजाब में रहता है। अच्छा, इसको पहचानते हैं? ये कौन है सर? ये है मिस्टर गोपी। कौन है? मिस्टर गोपी है। बताओ गोपी कहाँ रहता है? सर गोपी रहता है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में गर्मी ज़्यादा इसलिए बाल इसके बेचारे के निकल गए हैं। ठीक है, तो राम ने क्या किया? राम आ गया दिल्ली गोपी के पास, कहा गोपी मुझे कुछ सामान चाहिए। क्या चाहिए? सामान चाहिए। गोपी ने कहा ठीक है, कितना सामान चाहिए? कहा कि मुझे 10 पेटी सामान चाहिए। कितना? 10 पेटी सामान चाहिए। कहा ठीक है, एड्रेस बता दे कहाँ रहता है तो मैं वहाँ पे भिजवा दूंगा। तो कहा ठीक है, एड्रेस लिखो। एड्रेस है राजस्थान। कहाँ? कहाँ? राजस्थान। राजस्थान में किसके पास भेजना है? इसको पहचानते हैं? इसको पहचानते हैं? ये है हैरी। कहा कि राजस्थान में एक बंदा है जो हैरी नाम से है। हैरी नाम का एक बंदा है राजस्थान में, आप उसके पास माल पहुंचा दो। ठीक है, अब हमने देखा अभी सेल टैक्स कौन सी सरकार लेती थी? स्टेट गवर्नमेंट। हमारे देश में कितने स्टेट हैं? 29 स्टेट, 29। तो बताओ स्टेट, हर एक स्टेट का अपना अपना कानून होगा। पंजाब का अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, राजस्थान का अलग होगा। यस और नो? अब हर देश का अलग कानून है, तो बताओ हमारे देश में सेल टैक्स के कितने कानून होंगे? 29, कम से कम 29 तो होंगे, है ना? बताओ ये बंदा एक और है, इसका नाम हम नहीं जानते, लेकिन ये कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है? ये बताता है कि सेल टैक्स कौन सी सरकार कलेक्ट करेगी, पंजाब, दिल्ली या राजस्थान। अब परेशानी की बात तो है। दिल्ली में जो सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने कानून बनाया था कि अगर माल यहां से जाता है तो दिल्ली की सरकार सेल टैक्स कलेक्ट करेगी। माल अगर कहां से जाता है? दिल्ली से, तो सेल टैक्स कौन सी सरकार ले लेगी? दिल्ली वाली। राजस्थान ने कहा रुको भाई, क्यों झगड़ा कर रहे हो? सेल कंप्लीट कहां हो गया? सेल कंप्लीट कब होता है? जब डिलीवरी ऑफ गुड्स होते हैं, जहां पे डिलीवरी होती है। अब सेल कंप्लीट कहां हो गया? राजस्थान में। यस और नो? राजस्थान में अगर सेल कंप्लीट हो गया तो उन्होंने लॉ बनाया, राजस्थान की सरकार ने, कि अगर यहां पे सेल कंप्लीट हो गया तो राजस्थान की सरकार सेल टैक्स कलेक्ट करेगी। एक और कानून पंजाब ने कहा रुक जा भाई, हमारे स्टेट का जो कानून है उसमें लिखा है कि अगर बंदा, परचेजर, बायर पंजाब से हैं, वो कहीं से भी सामान लाए, सेल टैक्स पंजाब की सरकार कलेक्ट करेगी। अब बताओ एक सामान पे कितने सरकारों ने टैक्स लगा लिया? 3 सरकार ने। तो गुड्स महंगे होंगे या सस्ते होंगे? बहुत महंगे होंगे सर। ठीक है, अब इसका ऑल्टरनेटिव कुछ तो निकालना था। अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसका ऑल्टरनेटिव कुछ तो निकालना था। इतने में आ गए सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का देखो, मोबाइल फ़ोन बंद करेंगे वरना मैं इनको बाहर भी फेंक सकता हूँ। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि आप अभी से क्यों झगड़ा कर रहे हो? अभी तो कुछ दिन हो गए हमें आज़ाद हुए, 2-3 साल हो गए और आप झगड़ा करना स्टार्ट हो गए। कहा कि इसका मसला हम निकालेंगे। मसला निकला कि आप क्या करेंगे? CST लगाएंगे। CST मतलब सेंट्रल सेल टैक्स। सेंट्रल सेल टैक्स। तमाम राज्यों ने कहा कि ये क्या बात हो गई? इनकम टैक्स आप लेते हो, सर्विस टैक्स आप लेते हो, कस्टम ड्यूटी आप लेते हो, एक्साइज ड्यूटी में थोड़ा सा पार्ट हमको दे दिया, एक ही टैक्स हमारे पास था वो भी आप ले रहे हो। फील क्या आ रहा है? सेंट्रल सेल टैक्स कौन सी सरकार लेती होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का देख तू नालायक है, नालायक ही रहेगा। नाम इसका सेंट्रल है, मतलब कानून जो बनाएगा कौन सी सरकार बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कलेक्ट करने का अधिकार तो मैंने पहले ही तुम्हें दिया है। किसको? बताओ CST का कानून कौन बनाएगा और कलेक्ट कौन सी सरकार करेगी? तो CST विल बी लेवीड बाय,
लेविड मतलब कानून कौन बनाएगा, कौन सी सरकार लगाएगी? CST विल बी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और CST विल बी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब जो सेल टैक्स था किसके पास रह गया? स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहा, लेकिन कानून एक ही चला। ऐसे तो गड़बड़ हो रहा था ना, हर स्टेट अपना अपना कानून बना रहा था, तो अब एक ही कानून बना, कौन सा? CST। अच्छा बताओ, मैंने दिल्ली में सामान खरीदा और मैं दिल्ली में ही रहता हूं, तो क्या मुझे CST लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सर CST तब लगता है जब मैं क्या करूं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करता हूं गुड्स। ठीक है, चलो CST में हमने देखा कि CST इज लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कौन सी सरकार ले लेगी? कौन सी सरकार CST कलेक्ट करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि ऐसी सरकार CST को कलेक्ट करेगी जहां से मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट होता है। राम कहां से आया था? पंजाब से। कहां आया था? दिल्ली। सामान कहां से गया? दिल्ली से गया। दिल्ली से गया राजस्थान। ठीक है, अब मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट कहां से हुआ? दिल्ली से। तो बताओ कौन सी सरकार CST कलेक्ट करेगी? दिल्ली। ठीक है, जहां से गुड्स निकल रहे हैं वो सरकार क्या करेगी? CST कलेक्ट करेगी। समझ आ गया? पक्का? पक्का। चलो आगे चल सकते हैं। ओके सर। सेल, हमने कहा दो प्रकार की सेल होती है, एक जो हम अपने राज्य में करते हैं विद इन द स्टेट, और दूसरा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। जैसे दिल्ली से राजस्थान, दिल्ली से पंजाब, दिल्ली से हरियाणा, उसको क्या बोलेंगे? फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। और अगर हम दिल्ली में ही सेल करते हैं उसको क्या बोलेंगे? विद इन स्टेट। अच्छा, विद इन स्टेट का नाम है इंट्रा स्टेट सेल। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इसका क्या नाम होगा सर? इंटर स्टेट सेल। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मतलब एक देश से दूसरे देश। इंटरनेशनल टूर्नामेंट सुना है ना? इंटरनेशनल, क्या उसमें एक देश पार्टिसिपेट करते हैं? बहुत सारे देश करते हैं, बहुत सारे देश करते हैं। ऐसे ही इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट या बहुत सारे स्टेट। इंट्रा, इंटर मतलब एक। ठीक है, चल सकते हैं आगे। ओके सर। इंट्रा स्टेट पे कौन सा सेल टैक्स लगता है? लोकल सेल टैक्स, जिसको हम वैट के नाम से जानते हैं। पक्का? वैट के नाम से, वैट सुना होगा ना? जब भी कहीं पे जाए हैं, कभी रेस्टोरेंट में गए, कुछ खाया वहाँ पे, मान लो हमने खाया 200 रुपये का, बिल कितना आता है? 250-300 रुपये फॉर एग्जाम्पल। वो जो 50 रुपये एक्स्ट्रा होते हैं उसमें क्या जुड़ा होता है? वैट जुड़ा होता है, सर्विस टैक्स जुड़ा होता है ना? उसके बाद हम देखिए वैट भी लगा लिया इन्होंने। अच्छा, वहाँ पे मत खाओ, वहाँ पे तो वैट लगता है। लोकल ढाबे पे खाते हैं, वहाँ वैट नहीं लगता, तो ढाबे का खाना सस्ता हो जाता है। यस और नो? तो अगर हम किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो वहाँ वैट लगता है, तो वहाँ खाना महंगा हो जाता है। खाना दोनों का सेम, लेकिन वो वैट लगाते हैं, ये वैट नहीं लगाते, तो वहाँ का महंगा हो गया, यहाँ सस्ता हो गया। ठीक है। अच्छा, जो हम इंटर स्टेट सेल करते हैं, बताओ उस पर कौन सा टैक्स लगेगा? CST लगेगा। ठीक है, क्लियर? अब फिर से हम इसी सिनेरियो को देखते हैं। मिस्टर राम कहाँ रहता है? पंजाब में। ये कहाँ आया? दिल्ली आया। किससे मिलने? गोपी से मिलने। गोपाल नहीं है, गोपी है। गोपी से मिलने आया, कहा कि गोपी मुझे कुछ सामान चाहिए। गोपी ने कहा ठीक है, सामान मिल जाएगा। कहाँ भेजना? राजस्थान। उसने कहा नहीं, राजस्थान नहीं भेजना है। कहाँ भेजूं? आप पंजाब भेजो। कहाँ भेजो? पंजाब। इस बार जो माल मुझे चाहिए वो चाहिए 1000 पेटी। कितना? पिछली बार कितना लिया था? 10 पेटी। इस बार कितना? 1000 पेटी। गोपी ने कहा कोई बात नहीं, एड्रेस नोट कराओ। कहाँ का एड्रेस है? पंजाब का। मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, माल पहुंच जाएगा। गोपी ने देखा अपने गोडाउन में इसके पास माल पड़ा था 200 पेटी। कितना? 200 पेटी। लेकिन भेजना कितना है? 1000 पेटी भेजना है ना? 1000 पेटी भेजना है। तो गोपी ने अपने ब्रांच को फोन किया। ब्रांच कहाँ था? हरियाणा में। मिस्टर हैरी ब्रांच है इसका, गोपी का एक ब्रांच वहाँ पे भी था। तो इसने हैरी को फ़ोन किया, कहा कि हैरी आपके पास माल है कुछ? का कितना चाहिए सर? कुछ 800 पेटी के करीब माल चाहिए होगा। ठीक है, 800 पेटी। उसने कहा ठीक है सर, कहाँ भेजना है? हरियाणा में सेल करना है? नहीं, पंजाब भेजना है। एड्रेस नोट करो। अब हरियाणा से माल गया कितना?
800 पेटी कहाँ? पंजाब। दिल्ली से कितना गया? बताओ कौन सी सरकार टैक्स ले लेगी? दिल्ली। दिल्ली। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा था CST विल बी कलेक्टेड बाय दैट गवर्नमेंट फ्रॉम विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट। मूवमेंट ऑफ गुड्स कहां से चला? गुड्स कहां से चले? दिल्ली से कितना गुड्स चले? 200। 800 कहां से चले? तो कौन सी सरकार टैक्स लेगी? बताओ बताओ। गुड्स कहां से निकले? दिल्ली से कहां कितने गुड्स निकले? 200। हरियाणा से? तो कौन सी सरकार टैक्स ले लेगी? ज्यादा कम नहीं देखेंगे। 800 गुड्स कहां से निकले? 800 पेटी कहां से निकला? हरियाणा से। हरियाणा से निकला ना, तो 800 पेटी पे जो टैक्स बनेगा वो ले लेगी कौन सी सरकार? हरियाणा सरकार। 200 पेटी जो दिल्ली से निकले उस पे कौन सी सरकार टैक्स लेगी? दिल्ली। जो गुड जहां से निकला वो सरकार टैक्स ले लेगी। इसमें क्या सोचना है कि ज्यादा है कहां से निकला, कम कहां से निकला? ठीक है, समझ आ गया? पक्का। अगर दिल्ली से एक पेटी निकला और 999 पेटी कहां से? हरियाणा से निकला, एक पेटी पे दिल्ली ले लेगा, 999 पे। ठीक है। अच्छा, हरियाणा से 10 पेटी भेजा और 990 दिल्ली से भेजा, दोनों जगह से CST, दोनों सरकारें CST कलेक्ट करेगी। एक 10 पे करेगी, एक 990 पे करेगी। इतना समझ आ गया? पक्का। चल सकते हैं आगे? ओके सर। अभी तक हमने जो देखा, हमने कहा कि इनकम टैक्स जो सरकार लगाती है कौन सी इनकम पे लगाती है? अर्नड बाय SSC। यस और नो? अच्छा सर, इनकम हम कितने प्रकार से हम खरीद सकते हैं? हमने कहा कि हमारे पास इनकम जो है इनकम फ्रॉम, बताओ कितने हेड्स की होती है? बताओ। 5। पहला कौन सा? इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा इनकम फ्रॉम PGBP। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है बच्चे, अब ये हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इस टोटल इनकम को मिला के हम क्या बोलते हैं? बताओ। याद आया? याद आया? क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। कुछ याद आ रहा है? पढ़ा था ना? अच्छा, क्या हम ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स लगाते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स लगाते हैं? नहीं सर, हम लगाते हैं टैक्स किस पे? इसमें है पहले हम लेस करते हैं। क्या करते हैं? डिडक्शन। कौन सी डिडक्शन? अंडर सेक्शन 80C to 80U। ठीक है सर, ये डिडक्शन हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास आया इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम। क्या हम टोटल टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगाते हैं? सर हम लगाते हैं इस पे टैक्स। क्या लगाते हैं? इस पे टैक्स लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया था? पक्का? चलो, या भूल गए? याद है ना? चले, हमने कहा था कि इनकम टैक्स सरकार जो लगाती है, क्या इनकम जो हमने अर्न किया उस पे लगाती है या किसी और इनकम पे लगाती है? क्या ये जो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, इनकम टैक्स द टैक्स विच इज लेवीड ऑन इनकम अर्नड बाय द SSC, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? हमने पैसा कमाया, सरकार ने उस पर टैक्स ले लिया।
सही है? सही है? मैं कहता हूं ये गलत है। बताओ, आपने सैलरी कमाया 2,90,000, कितना? तो आप टैक्स कितने पे देते हैं? 40,000 पे। अभी तो आप बोल रहे हैं कि जितना कमाया उस पर टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, 40,000 पर टैक्स दे रहे हैं, मान लो 2.5 लाख तो नील है, आपकी डिडक्शंस भी कुछ थे, 40,000 के डिडक्शंस थे, 0 पे टैक्स देंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, सही जो सेंटेंस है वो है इनकम टैक्स से टैक्स विच इज लेविड ऑन, कौन सी इनकम? टैक्सेबल इनकम, जो हम निकालते हैं टैक्सेबल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम माइनस करते हैं क्या? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, तभी तो टोटल टैक्सेबल इनकम आता है। टोटल टैक्सेबल इनकम आया, उस पर टैक्स लगता है। क्लियर? ओके बच्चे। रियल इनकम क्या होती है? इनकम विच इज एक्चुअली अर्नड। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें रियल इनकम कितना था? 2,90,000। ठीक है, 2,90,000 आपका रियल इनकम था। टैक्सेबल इनकम जितने पे हम टैक्स लगाए हैं, इनकम ऑन विच टैक्स इज लेवीड। अगर हमारे डिडक्शन 40,000 नहीं होते तो टैक्सेबल इनकम कितनी होती? 40,000। 290 में से 2.5 लाख तक तो नील है। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम कितना हो गया? टैक्सेबल इनकम कितना? आपकी टैक्सेबल, आपने कमाया 2,90,000, बताओ टैक्सेबल इनकम कितना? क्यों? तो टैक्स कितने पे लगेगा? 40,000 पे। ठीक है, ओके। अब समस्या कहाँ होती है? हमने कहा कि रियल इनकम जो है उस पर सरकार टैक्स नहीं लगाती। सरकार किस पे लगाती है? टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लगाते हैं ना। ये हमने अभी तक देखा। सारे एक पोज में बैठे हैं, देखो नालायक, सीधे बैठो। रोजा है पक्का? अच्छा, रियल इनकम और टैक्सेबल इनकम। रियल इनकम कौन सी इनकम होती है? जो हम कमाते हैं एक्चुअल में। क्या डिडक्शंस देने से आपकी रियल इनकम कम होती है? बढ़ जाती है। टैक्सेबल इनकम कम होती है। ठीक है, हमने कहा कि रियल इनकम पे टैक्स नहीं लेती है सरकार, कौन सी इनकम पे लेती है? टैक्सेबल इनकम पे। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खुद ही ये साइन बीच में लगाते हैं, मतलब रियल इनकम इज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम। फील आया था ना, अभी आपने किया था ना, फील आया था मन में कि रियल इनकम विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम। कमाया 290, टैक्स कितने पे दिया? 40 पे, मतलब रियल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम। आपका जो आंसर है 90% केसेस में ठीक होता है। 90% केसेस में ठीक होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रियल इनकम इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम। कभी ऐसा भी होता है कि रियल इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम। क्या सर ऐसा भी कभी होता है? कमाया 290, टैक्स देना पड़ा 5 लाख पे, क्या ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। कौन से केस में होता है? बता देंगे आगे, अभी पूरा इनकम टैक्स पड़ा है हमारे पास, यही तो सीखना है इनकम टैक्स में। ठीक है, 6% और 4% ये भी चांसेस होते हैं। तो मतलब हमें अपने माइंड में ये सोच के नहीं चलना है कि रियल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन टैक्सेबल इनकम। ऐसे भी केसेस हो सकते हैं कि रियल इनकम इज लेस देन टैक्सेबल इनकम या रियल इनकम इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम। बता देंगे, अभी रुको। ठीक है, चम्मच से खाना है या ऐसे मुक्के से? बता कैसे खाओगे? चम्मच से खाओगे ना? पेट बड़ा है तो ऐसे थोड़ी है, फिर वो बड़ा सा चम्मच लेके आएंगे उसमें ठूस देंगे। ठीक है, बेटर है छोटा छोटा करके चम्मच से खाओ, तभी हजम भी होगा। हाँ, भूखी लग रही है बहुत ज़्यादा। चलो, इनकम टैक्स कैसे पे किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? मंथली, ईयरली, डेली, क्वार्टरली, कैसे? मंथली होना चाहिए या क्वार्टरली? अच्छा, इनकम टैक्स कैसे पे करना चाहिए? ईयरली होना चाहिए ना, ईयरली ही है वैसे।
है ना? तो जो कमाएगा सारा देता जाएगा। कौन से बेसिस पे इनकम टैक्स पे होता है? ईयरली बेसिस। ईयर मतलब कौन सा ईयर? कैलेंडर या फाइनेंशियल? ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर, ठीक है? ओके बच्चे, ये हमारे 2 साल हैं, 16-17 और 17-18। हमने इस साल इनकम कमाया, कौन से ईयर में? 16-17 में हम इनकम कमा रहे हैं, ये देखो कमा रहे हैं ना इनकम, यहाँ पे कमाया। इस इनकम पे हम टैक्स कहाँ देते हैं? 16-17 में या 17-18 में? 17-18 में। ये हमारे पास एक ड्यू डेट होती है। आपने ITR पढ़ा है ना? ITR मैंने कराया आपको। तो ITR में हमने देखा है कि एक ड्यू डेट होती है, एक वहाँ पे कॉलम होता है ऑन और बिफोर ड्यू डेट या आफ्टर ड्यू डेट, ठीक है? इस ड्यू डेट को क्या करते हैं हम, इससे पहले हमें इनकम टैक्स जमा कराना पड़ता है और ITR जमा फाइल करना पड़ता है, ठीक है? अब हम कौन से साल में टैक्स देते हैं? 17-18 में, ठीक है? क्या ड्यू डेट के बाद सर हम टैक्स पे कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं सर, लेकिन उसमें कुछ इंटरेस्ट लग जाता है। आफ्टर ड्यू डेट जब वहाँ पे आता था तो कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट आता था ना नीचे, ठीक है? वो क्या होता था? वो यही होता था कि अगर आपने ड्यू डेट से पहले जमा नहीं कराया तो बेटा आप पे क्या लगता था? इंटरेस्ट लगता था, ठीक है? चलो, इस साल जिस साल हमने इनकम कमाया इसको क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है। और ये है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब जिस साल में हम कैलकुलेशन करते हैं कौन सी इनकम पे? प्रीवियस ईयर की इनकम पे। प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल हमने पैसा कमाया, ठीक है? ओके। प्रीवियस ईयर इज फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। इस साल हमने पैसा कमाया ना, तो इनकम अर्न वाला ईयर कौन सा? प्रीवियस ईयर हो गया। असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स इज पेएबल ऑन टैक्सेबल इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर। पिछले साल जो हमने पैसा कमाया, पिछला साल यानी प्रीवियस ईयर जो पैसा कमाया उस पे किस साल टैक्स देते हैं? असेसमेंट ईयर में, ठीक है? ओके, चल सकते हैं आगे? ओके बच्चे, पर्सन कौन होता है? पर्सन मतलब हु कैन अर्न। पर्सन मतलब हु कैन अर्न। आर यू अ पर्सन? आप पर्सन है क्या? नहीं है, नहीं है पर्सन। कंफ्यूजन क्या है? अगर थोड़ा प्यार से पढ़ेंगे, यहां पे लिखा क्या है? पर्सन मीन्स हु कैन अर्न। पर्सन मीन्स हु कैन अर्न। कैन कमा सकते हैं ना आप, तो पर्सन हो गए ना। पर्सन है, पर्सन है। पहले तो ये डिसाइड करो पर्सन है या नहीं है। बिल्कुल है सर, है सर। एसएससी है? एसएससी 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 मतलब क्या? एसएससी मतलब जो टैक्स पेयर होता है। आप टैक्स पे करते हैं तो एसएससी है। पर्सन है क्या सर? पर्सन तो है, लेकिन एसएससी अभी नहीं है, बन जाएगी आगे जाके, ठीक है? कोर्स कंप्लीट करते ही हम क्या बनेंगे? एसएससी बनेंगे। अच्छा, पर्सन में बस बात है नहीं। पर्सन में हमारे पास कुछ लोग हैं जिनको हम पर्सन बोलते हैं। एक कोई ग्रुप है हमारा। एक है सबसे पहले कौन सा? मानव जाति, इंडिविजुअल, ठीक है? मानव ही बोलते हैं ना। HUF क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है? ओके। कंपनी, फर्म या LLP। LLP क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है? AOP, BOI। AOP और BOI क्या होते हैं? AOP मतलब एसोसिएट ऑफ पर्संस, BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सर ये क्या है? AOP और BOI है क्या एक्चुअली? ठीक है, और है इसमें अदर्स, ठीक है? सर आप हमें बताओ AOP और BOI होते क्या हैं, है ना? AOP और BOI होते क्या हैं? बस हो गया। ये है कौन? रवि। ये कौन है?
सुनीता, ठीक है। तीन इंडिविजुअल हो गए, ठीक है। इन तीन इंडिविजुअल्स ने क्या कहा कि सर हमें एक बिजनेस करना है स्टार्ट, करना है। तीनों इंडिविजुअल है ना, तीनों इंडिविजुअल है। तो मैंने इनको कहा कि आप बनाओगे BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या 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 अच्छा, चलो हम यहां पे लेते हैं। ये क्या है? कंपनी है। और ये एक फर्म है। क्या है? ये फर्म है, ठीक है। और ये एक LLP है, ठीक है। ये एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट सुना है ना, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम भी सर कुछ साथ में बिजनेस करना चाहते हैं। तो क्या ये इंडिविजुअल है? पर्सन है, पर्सन है ना, कमा सकते हैं सारे। इंडिविजुअल है क्या? इंडिविजुअल मतलब क्या? इंसान। क्या ये इंसान है? नहीं है ना। फर्म, कंपनी, LLP, ट्रस्ट नहीं है ना। तो मैंने इनसे कहा कि आप BOI नहीं बना सकते। क्यों? अरे BOI मतलब क्या? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या ये इंडिविजुअल है? नहीं है। तो मैंने इनको कहा आपके लिए जो है वो क्या है? AOP मतलब बताओ ना। एसोसिएट ऑफ पर्सन्स। पर्सन है क्या ये? बताओ, क्या ये पर्सन है? पर्सन है सर। अगर बहुत सारे पर्सन मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो कौन सा बनाएंगे? AOP या BOI? AOP बनाएंगे सर। अगर बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो क्या बनाएंगे? BOI। अच्छा, बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलके AOP बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं, क्योंकि सर इंडिविजुअल पर्सन भी तो है, ठीक है। अच्छा, एक इंडिविजुअल है, इनके साथ हमने कहा कि एक और बंदा आया, रवि ने कहा मैं भी यहाँ पे जुड़ना चाहता हूँ। क्या जुड़ सकता है? तब भी क्या बनेगा? AOP ही बनेगा, ठीक है। चल सकते हैं आगे? चल सकते हैं ना? ओके बच्चे, ये हमने देखा। SSC कौन होता है? टैक्स पेयर। SSC मतलब जो टैक्स पेयर करता है। आप SSC हैं क्या? नहीं है सर, बनेंगे। ओके, हाँ बिल्कुल। असेसमेंट ईयर में होता क्या है पहले तो वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। टोटल टैक्सेबल इनकम को हम क्या करते हैं? कंप्यूट करते हैं। इनकम निकालते हैं ना, 5 हेड्स ऑफ इनकम, वो हो गया जो ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से लेस करो डिडक्शंस, तो हमारे पास क्या आ जाता है? टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम हमारे पास है, वो हमने कंप्यूट कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं सर? उसके बाद करते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू। जितना हमारा टैक्स बना उसकी पेमेंट करते हैं, यस और नो? जितना हमारा टैक्स बना उसकी क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। उसके बाद ये जो टैक्स हम पे करते हैं ऑनलाइन करते हैं, मैनुअली करते हैं? सर ऑनलाइन भी होता है, मैनुअली भी होता है। ऑनलाइन भी होता है, मैनुअली भी होता है। मैनुअली में, अच्छा पहले ये बता कौन सा फॉर्म यूज होता है ये जमा करने के लिए? चालान 280। अच्छा, कहाँ जमा होता है टैक्स? टैक्स जमा कहाँ करते हैं? कौन से बैंक में?
सरकार ने कहा आप किसी भी बैंक में जाओ, किसी भी बैंक में, वहाँ फॉर्म चलान नंबर जैसा वहाँ पे क्या बोलेंगे, टैक्स जमा करना है, वो बोलो ये लो चालान काटो। अरे चालान थोड़ी काटना है, चालान थोड़ी काटना है, हमने थोड़ी गुनाह किया है, कोई टैक्स जमा करने आए हैं, चालान क्यों काटे। अरे भैया चालान मतलब क्या, चालान मतलब एक फॉर्म होता है जिस पे आप अपना डिटेल भरते हैं कि हमने इतना इतना पैसा सरकार के खाते में जमा कर लिया। बताओ चालान में मेन कौन कौन से कॉलम हो सकते हैं। सबसे पहले आपका नाम, जैसे मैं अपनी बात करूंगा तो मैं चालान में अपना नाम लिखूंगा, हाँ नासिर मीर ने टैक्स जमा किया। अब हिंदुस्तान में कितने नासिर मीर होंगे, बहुत सारे। अब कैसे पहचाना जाएगा कौन सा नासिर मीर, एड्रेस बताओ, एड्रेस बता दिया। अब मेरे एड्रेस पे भी बहुत सारे नासिर मीर हो सकते हैं, अकाउंट तो हमारा एक अकाउंट नंबर होता है। कौन सा अकाउंट नंबर, अरे बैंक अकाउंट नंबर क्यों, पैन नंबर, पैन नंबर होता है ना हमारे पास, पैन हम यूज़ करते हैं पैन नंबर, बट पैन मीन्स परमानेंट अकाउंट नंबर, नंबर इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन पैन, ठीक है। एक नंबर होता है वो किस लिए use होता टिन नंबर बेटा सेल टैक्स के लिए लगता है, है? ठीक है। डिन नंबर लगता है जो डायरेक्टर होते हैं ना, डायरेक्टर जब कंपनी फॉर्म करते हैं उनको पहले डिन नंबर बनाना पड़ता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसके बाद ही वो कंपनी बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो होता है, इंडिविजुअल के पास क्या होता है, पैन होता है, और पैन हम उसमें लिखते हैं। अब वहाँ पे जब भी मैं जाऊँगा सरकार के पास और बोलूँगा कि सरकार मैंने वो जमा कराया था टैक्स, सरकार ने कहा कौन से नाम से, नासिर मीर के नाम से, बहुत सारे नासिर मीर, एड्रेस बताओ, एड्रेस बता दिया, इस एड्रेस पे बहुत सारे हैं, पैन नंबर बताओ। पैन नंबर बताते ही क्या पैन नंबर किसी से मैच कर सकता है, नहीं, पैन नंबर हमेशा हर किसी का क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। चलो अच्छा, इनकम टैक्स भरने के बाद हम क्या करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, सर पहले हम रिटर्न भरते हैं क्योंकि रिटर्न में ही तो पता चलता है कि कितना टैक्स भरना है, यस और नो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, टैक्स कितना आया, टैक्स कितना आया, वो टैक्स जमा करा लिया, जमा कराने के बाद हम रिटर्न भरते हैं। जमा कराने के बाद अगर हमने पहले रिटर्न भरा ना, उसके बाद जमा कराया, तो उस रिटर्न को माना नहीं जाएगा, ठीक है, डिफेक्टिव रिटर्न उसको बोलेंगे। असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर क्या होता है, जो असेसमेंट करता है, आपका जो रिटर्न जाता है ना, एक वहाँ पे बंदा बैठा होता है, वो इस रिटर्न को देखता है और उसने देखा कि आपने टैक्स जमा कराया है 5,000 रुपये, कितना, और उसके बाद आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को देखता है कि इसके रिटर्न के मुताबिक इसका टैक्स कितना बनता है, रिटर्न के मुताबिक भी 5,000 ही बना। उसके बाद देखता है कि इसने अपनी इनकम कैसे कैसे शो किया है, कैसे कैसे शो किया है, हाउस प्रॉपर्टी से कितना इनकम है, सैलरी से कितना इनकम है, पीजीबीपी से कितना इनकम है, ठीक है, सारे हेड से इनकम देखता है। उसके बाद वो भी कंप्यूटेशन करता है अपने हिसाब से कि कितना इनकम होना चाहिए, टैक्स कितना होना चाहिए, कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं हुई है। कैसे पकड़ते हैं टैक्स की चोरी, इनकम टैक्स रिटर्न से, यस और नो। चलो आईटीआर भरा, हमारे पास कौन कौन से आईटीआर है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर पिछले साल की बात करें, जो असेसमेंट ईयर 16-17 था, उसमें हमारे पास आईटीआर जो आपने किए हैं, आईटीआर 2A था, आईटीआर 4S था ना, आपको पता है वो सारे चेंज हो गए हैं। एक मेरी वीडियो है जो मैंने शायद आपको शेयर किया है आपकी इसमें, वो आप देख लेना, आईटीआर 1 के नाम से एक वीडियो है, वो आप देख लेना। उसमें मैंने शेयर किया है कि पिछले साल और इस साल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। चलो सर, कुछ लोगों के पास इंटरनेट नहीं है, आप बता दो, इधर ही बता दो सर, कहाँ देखते हैं आप, ये देखो असेसमेंट ईयर कौन सा, 16-17। बताओ इसका प्रीवियस ईयर कौन होगा, 17-18 होगा, 15-16 होगा। ये देखो नालायक, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में गड़बड़ हो रही है। हमारे पास जो आईटीआर थे, आईटीआर फॉर्म्स जो हमारे पास थे, वो था आईटीआर 1 2 2A 3 4 4S 5 6 7, ये हमारे पास आईटीआर थे, ठीक है। आईटीआर 1 तो सेम ही है,
सेम एज अबव, सेम एज प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगर हम असेसमेंट ईयर 17-18 की बात करें, और दिख नहीं रहा है वाला कलर। अच्छा नहीं दिख रहा, हम ये वाला कलर लेते हैं। अब दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है। अरे आपको पता है आप नालायक हैं? नहीं पता था, अब पता चल गया। असेसमेंट ईयर 17-18, प्रीवियस ईयर कौन सा? 16-17। ठीक है, इस साल की अगर हम बात करें, मोबाइल फोन बंद करेंगे, इस साल की अगर बात करें तो ITR 1 जो है वो तो सेम ही है यहाँ पे भी। ठीक है, सेम 2, 2A और 3, इन 3 ITR को मिक्स किया गया है और बनाया गया है ITR 2। ठीक है, इन तीनों को मिक्स कर दिया। हाँ, मान लो ITR 2 हम किस लिए भरते थे? अगर हमारे पास PGBP की इनकम नहीं होती है, 4 हेड्स की इनकम होती, तो ITR 2 भरते थे। 2A PGBP की इनकम नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है, 3 हेड्स की इनकम है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी मोर देन 1 है। ठीक है, मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है तो 2A भरते थे। 3 किस लिए भरते थे? 3 किस लिए भरते थे? अगर हमारे पास पार्टनरशिप बिजनेस से होता था, ठीक है, इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप बिजनेस होता था, तो इसको तीनों को मिला के क्या बनाया है? ITR 2। अच्छा 4 अब क्या बना होगा बताओ, आप खुद बता सकते हैं। PGBP वाला बढ़ेगा और हाँ, ITR 4 जो हम PGBP 5 हेड्स ऑफ इनकम जिसमें होते थे, अब 2 के बाद क्या आता है? ITR 3 बन गया होगा। अच्छा 4S क्या बन गया होगा? ITR 4। 5, 6, 7, अरे ये 4S नहीं है, ये सेम है, सेम जैसे थे वैसे ही हैं हम तो भाई, जैसे हैं वैसे रहेंगे। बताओ, क्या चेंज कर दिया? नाम चेंज किया गया है, कंटेंट थोड़ी चेंज है। अब हमें अगर बात करनी है, आप एक बार वो वीडियो देख लेना। ठीक है, वीडियो में मैंने पूरे तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, ITR 1 के नाम से है, या मैं आपको लिंक भी सेंड कर लूँगा। ठीक है, चल सकते हैं आगे, चलिए। सर 250 हो गया बस। क्या हुआ? बहुत बड़ा हो गया। और क्या, अभी तो बस स्टार्ट हो गया, एकदम बड़ा बड़ा। सर आप भी थक जाओगे टाइम पे। तो क्या हुआ? कोई यार। ये हमारे पास ITR फॉर्म्स हैं जो हमें इस साल के हैं। ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। क्या दिखाई देगी? हाँ, अब पिछले साल का और इस साल का आप कंपेयर करके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ITR किसके लिए लगता है। ठीक है, सर आपके पास है वाला फॉर्म या भी हाँ आ गए, इंटरनेट पे आ गए हैं। इंटरनेट में है? टैक्स लायबिलिटी और टैक्स ड्यू में क्या फर्क है? टैक्स लायबिलिटी और टैक्स ड्यू। टैक्स लायबिलिटी, मान लो मैंने कहा कि हम जो टैक्स भरते हैं, सुनो फिर से एक एग्जांपल हम लेते हैं। सर फिर ये डेट भी चेंज हो गई। क्या चेंज हो गया होगा? क्या चेंज हुआ होगा? डेट मतलब डेट कैसे चेंज होगा? हाँ, ये एक बंदा है, बहुत खुश है, इसका नाम है राजू। राजू ने कहा मेरे पास इनकम जो है वो है सैलरी से। सैलरी से कितना इनकम है? 2,60,000 रुपये। ठीक है, 2,60 मिला, लेकिन TDS कटा 10%।
ये ग्रॉस है, ये क्या है, ग्रॉस अमाउंट, ठीक है। तो टीडीएस काटने के बाद ये कितना बचा होगा, ये बचा होगा सर 2,60,000 माइनस कितना, माइनस 26,000, ठीक है, यही बचा होगा ना। अच्छा ये जो 26,000 है इसके पास, ये क्या है सर, ये इसने टैक्स जमा कराया है, टैक्स जमा कराया ना, टैक्स पेड, टीडीएस मतलब क्या, टैक्स पेड इन एडवांस, ठीक है। इसने कहा मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, रेंट की इनकम आती है 1,60,000 रुपये, ठीक है। 1,60,000 में से टीडीएस कटा 10%, बताओ इसका अमाउंट कितना होगा, 1,60,000 माइनस 16,000, ठीक है। अच्छा ये जो 16,000 है हमारे पास, ये क्या होगा बताओ, 16,000 क्या है, 16,000 है टैक्स पेड, ठीक है। इसने कहा सर मेरी पीजीबीपी की इनकम है 4 लाख रुपए, इस पे मेरा टीडीएस कटा 5%, कितना कितना कटा, 5%। तो बताओ इसकी इनकम कैसे डिक्लेयर करेंगे हम, 4 लाख माइनस 20,000, ये जो 20,000 हमारे पास आया इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे हम टैक्स पेड, क्लियर, ठीक है। आप हमें बताओ कि राजू की जो इनकम है, राजू की जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम वो कितनी होगी, टोटल इनकम कितनी होगी, एक तो होगी 2,60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 4 लाख, क्लियर, टोटल कितना 8,20,000, 8,20,000 हमारा है क्या, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम। चलिए ग्रॉस टोटल इनकम अगर 8,20,000 है तो बताओ हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम कितना होगा, 5 लाख तक चले जाए। टोटल टैक्सेबल इनकम कैसे निकालेंगे हम टोटल टैक्सेबल इनकम को, 8 लाख के शेयर माइनस 5,000 उसमें जाएगा। सर हम इस पे स्लैब रेट लगाएंगे, टोटल टैक्सेबल इनकम क्या होता है, इसमें से हम माइनस करते हैं डिडक्शंस, क्या कोई डिडक्शन है, नील। तो बताओ टोटल टैक्सेबल इनकम कितना हमारे पास आया, 8,20,000, ठीक है। टोटल टैक्सेबल इनकम पे हमने स्लैब रेट लगाया, सुनेंगे इधर, 8,20,000 हमारे पास है, इस पे आप टैक्स निकाल के दे दो, टैक्स निकाल के दे दो, कैसे निकालेंगे, 2,50,000 तक नील, 250 से 5 लाख, कितना कितना 5%, वो कितना हो गया, कितना हो गया 12,500 है ना। अच्छा 5 लाख से कितना 8 लाख तक कितना 20%, बताओ 3 लाख का 20% 60,000, तो हमारा टोटल टैक्स कितना आया, हाँ 72,500। इस 72,500 पे हम क्या करते हैं, इस पे जोड़ते हैं, अगर हमारा कोई सरचार्ज होता है, क्या हमारा कोई सरचार्ज है, बताओ सरचार्ज कब लगता है, सरचार्ज आपने नहीं पढ़ा,
सरचार्ज होता है अगर हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो हम 15% सरचार्ज लगाते हैं। क्या हमारे टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ पे 1 करोड़ को क्रॉस करती है? सर ये तो 10 लाख को भी क्रॉस नहीं कर रहा है, तो क्या सरचार्ज लगेगा? नहीं लगेगा। सरचार्ज कितना आएगा? नील। इसके बाद हम जोड़ते हैं एजुकेशन सेस @ 3%। निकाल के दे दो कितना आ गया? 72,500 का 3% कितना आया? हाँ 2175। बताओ टोटल टैक्स कितना? नेट टैक्स लायबिलिटी 74675। ये हमारा क्या आया? नेट टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। अगर आपने ऊपर ध्यान दिया होगा कि हमारा कुछ लेस हम इसमें करेंगे। अरे सुन तो ले लड़की, रिबेट कौन सा मिलेगा? रिबेट कब मिलता है बताओ? जब 5 लाख से कम हमारी इनकम होती है, ठीक है। लेस टीडीएस। टीडीएस कटा है ना, हमने कुछ टैक्स तो पे किया है। कितना टीडीएस कटा है? कितना टीडीएस कटा है? 26,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 कितना? हाँ 62,000, ठीक है। बताओ टैक्स पेएबल कितना? टैक्स ड्यू 12,675। अब बताओ नेट टैक्स लायबिलिटी में और हमारा टैक्स ड्यू में क्या डिफरेंस है? बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है? अगर हमारा सर कोई टीडीएस कटा हुआ है, क्या कटा है? अगर हमारा कोई टीडीएस कटा है वो हमारा डिफरेंस आता है। अगर हमने कोई एडवांस टैक्स दिया है वो डिफरेंस यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमको समझाना था कि अगर हमारा टैक्स लायबिलिटी में कुछ डिफरेंस आ रहा है टैक्स ड्यू के साथ, वो डिफरेंस क्या होगा? या तो टीडीएस होगा या एडवांस टैक्स होगा, ठीक है। नोट करना चाहते हैं उसको या इसको? हाँ कौन से सर ने? बेसिक्स कराया था। चलो, एडवांस टैक्स की ड्यू डेट कब होती है? अच्छा पहले तो ये बताओ एडवांस टैक्स लगता कब है? हम क्यों एडवांस टैक्स पे करें? सर आपने तो बताया था, कहाँ गया? आपने तो बताया था सर, अगर हम बात करें, ये हमारे पास 2 साल है, ठीक है, 16-17 और 17-18। हमने क्या किया? इस साल में हमने बहुत सारा इनकम कमाया, ठीक है, इनकम अर्न्ड। इस पे सर आपने कहा था कि आप टैक्स कहां पे देते हैं? ड्यू डेट से पहले, यहां मतलब इस साल में हम टैक्स पे करते हैं। टैक्स इज पेएबल, यस और नो? बताया था ना। लेकिन सरकार ने कहा कि अगर यहां पे आपका इतना साल बीत चुका है, आधा साल बीत चुका है, सरकार ने कहा कि हाँ जी तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम ही है, आधा साल बीत गया। सरकार ने कहा आप बताएंगे आपका टैक्स कितना आएगा? हमने कहा देखो अभी तो आधा साल गुजर गया है, अभी कैसे बता दें? नहीं, फिर भी कोई अंदाज़ा तो होगा। देखो भैया, अगर इसी हिसाब से काम करते गए लगभग 1 लाख रुपए हमारा क्या बनेगा? टैक्स बनेगा। सरकार ने कहा तो अगर 1 लाख रुपए टैक्स बनता है आपका, तो उसका एक काम करो,
आप 15% यहाँ जमा कर लाओ। कितना? हमने कहा ये हद हो गई। आपने कहा था टैक्स कब जमा करना है? असेसमेंट ईयर में। सर आपने कहा था टैक्स यहाँ पे जमा करना है, यहाँ पे। अब आप कहाँ बोल रहे हो? आप बोल रहे हो टैक्स कहाँ जमा करो? इधर टैक्स जमा करो। अरे अभी 15% ही दे रहे हैं, बाकी जब आप टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो तो कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा और आगे चले, और आगे चल के हम पहुंचे यहाँ पे पहुंचे तो सरकार ने कहा अब क्या लग रहा है आपको? मैंने कहा मतलब नहीं, वो पूछ रहे थे आपका टैक्स कितना लग रहा होगा, कितना बनेगा। हमने कहा वही आप मान लो 80,000 तक टैक्स बनेगा। कितना? 80,000 तक। तो सरकार ने कहा 30% यहाँ जमा कर दो। 30% कैसे आया? ये 15% प्लस 15% और, टोटल कितना हो गया? 30%। अब आया 31, हम थोड़ा और आगे चले तो ये वाला साल आया। ठीक है। इस डेट को हम पहुंचे तो सरकार ने कहा अब बताओ कितना आया टैक्स। हमने कहा हमारा जो टैक्स बना वो बना, अच्छा इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहां पहुंच गया। सरकार ने कहा बताओ टैक्स कितना आया, कितना लगेगा टैक्स। हमने कहा टैक्स तो बनेगा भैया करीब 50,000 के करीब। ठीक है। उन्होंने कहा तो 100% पेमेंट यहाँ पे कर दो। बताओ सरकार ने पूरा का पूरा टैक्स कहाँ पे ले लिया? प्रीवियस ईयर में या असेसमेंट ईयर में? प्रीवियस ईयर में। लेकिन सर आपने तो बताया टैक्स हम कहाँ देते हैं? असेसमेंट ईयर में। सरकार ने कहा है कि अमीर लोग जो टैक्स देंगे वो देंगे प्रीवियस ईयर में। सर अमीर लोग कैसे पता चलेगा मैं अमीर हूँ या गरीब हूँ? कहा गया कि अगर आपका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी अगर ग्रेटर देन 10,000 है, कितना? 10,000 से ज्यादा लगता है मेरा टैक्स बनेगा, तो आपको बेटा एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एडवांस टैक्स टू बी पेड। बताओ एडवांस टैक्स कौन पे करता है? एडवांस टैक्स कौन पे करता है? अगर किसी की टैक्स लायबिलिटी क्या निकालने के बाद या ऐसे ही ख्याली हम बोलते हैं, मतलब एस्टिमेटेड बेसिस पे। ख्यालों में मैंने सोचा कि मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? 10,000 से ज्यादा। 10,000 से ज्यादा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मैंने सोचा यार ये तो 2,000-3,000 मेरा टैक्स लायबिलिटी बनेगा, तो मेरे लिए कौन सा प्रीवियस ईयर में भरना पड़ेगा या असेसमेंट ईयर में? एडवांस टैक्स हम कहाँ भरते थे? प्रीवियस ईयर में या असेसमेंट ईयर में? एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर में। अब मैंने कहा कि मेरी जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो 5,000 बनेगी, तो बताओ मैं अपना टैक्स कहाँ पे करूँ? असेसमेंट ईयर में। पक्का? अगर लेस देन 10,000 है तो नो नीड टू पे एडवांस टैक्स। क्लियर? समझ आया? तो ये सारा जो है ये किस बेस पे है? एस्टिमेटेड बेस पे। किस पे है? एस्टिमेटेड बेस पे। अच्छा, मैंने कहा आधा साल होने के बाद आपको कितना पे करना पड़ेगा? 30%। सॉरी हमने वहां पे 15 लिखवाया था। कितना पे करना पड़ेगा? 30%। और 15 दिसंबर को 60% और 15 मार्च को 100%। ठीक है। वहां पे मैंने कितना बताया था? 15% और 30%। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो गया था, तो वहां पे 30% और 60% है। ठीक है, चल सकते हैं आगे। मोड ऑफ पेमेंट हम कैसे करें? टैक्स हम कैसे कैसे पे करते हैं? या तो टीडीएस करता है हमारा, या हम एडवांस टैक्स पे करते हैं, या सेल्फ असेसमेंट टैक्स देते हैं। सेल्फ असेसमेंट टैक्स मतलब, सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या होता है? बताओ। हमने पूरा इनकम टैक्स जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी निकाला,
टोटल टैक्सेबल इनकम निकाला, उस पर टैक्स स्लैब रेट लगा लिया, स्लैब रेट लगाने के बाद क्या आया, टैक्स आया, टैक्स में से क्या क्या माइनस किया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एडवांस टैक्स, ठीक है। उसके बाद जो बचा वो टैक्स ड्यू हो गया ना, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, जो हम खुद निकालते हैं टैक्स, उसी को तो बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ठीक है, ओके। टैक्सेबल इनकम क्या होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम पीजीवीपी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। अब हमारे पास ये आया, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है हमारे पास, ठीक है। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है हमारे पास, ठीक है। इनमें से अगर ऊपर के 4 की बात करें, कौन कौन सा, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज, और एक को हम अलग रखते हैं, कैपिटल गेन को। ऊपर वाले का जो नेचर होता है वो हमेशा रेवेन्यू नेचर होगा। रेवेन्यू नेचर मतलब बताओ, जो एक साल में बार बार हो सकता है, ठीक है। कैपिटल नेचर मतलब जो बहुत सालों में कभी एक बार होता है। हमने घर बेच दिया, क्या हम रोज घर बेचते हैं? अगर मैं रोज घर बेचता हूं तो बताओ रेवेन्यू नेचर का हो गया ना, तो वो कहां चला जाएगा, ऊपर पीजीबीपी में, पीजीबीपी में जाएगा ना। फिर तो मैं बिल्डर हूं, मैं एक बिल्डर हूं, मैं रोज घर बेचता हूं, बताओ मेरी इनकम कहां टैक्सेबल होगी, कैपिटल गेन में या अदर सोर्सेज में या पीजीबीपी में? पीजीबीपी में, ठीक है। अब मैं एक सीधा साधा आदमी और मैंने क्या किया, अपना घर बेच दिया, बताओ कैपिटल गेन या पीजीबीपी? कैपिटल गेन या पीजीबीपी? कैपिटल गेन। क्यों? क्योंकि सर कैपिटल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का नहीं है। चलो हम टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं, सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, क्या आया, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें माइनस क्या करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, तो क्या निकल के आता है, टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अच्छा बात करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स की। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? क्या होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? अगर हमने किसी एसेट को, कैपिटल एसेट को 36 मंथ्स या 12 मंथ से ज्यादा अपने पास रखा है, 12 मंथ्स इन द केस ऑफ सिक्योरिटीज, 36 मंथ्स इन अदर केसेस, अगर उससे ज्यादा टाइम तक अपने पास रखा और उसके बाद बेच दिया तो वो क्या बन गया, लॉन्ग टर्म। उससे पहले बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, ठीक है। अगर हम बात करें एलटीसीजी ऑन लिस्टेड शेयर्स की, ये एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 1038, इन पे कोई टैक्स नहीं लगता। पता है आपको? पढ़ा नहीं है ना बेसिक टैक्स में, या भूल गए? तो ये नहीं बताया कि एलटीसीजी ऑन लिस्टेड शेयर्स पे टैक्स नहीं लगता, ये तो बेसिक टैक्स है। आप नालायक हैं, भूल जाते हैं। एलटीसीजी ऑन लिस्टेड डिबेंचर्स, इस पे बताओ कितना रेट लगता है, बताओ। ऐसे नहीं समझेंगे, ऐसे नहीं समझेंगे, सुनो इधर ध्यान दो। हम जब कंप्यूटेशन करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ क्यों हंस रहे हैं भाई, टोटल टैक्सेबल इनकम, इधर ध्यान देंगे। हम लेते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम
कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये हमारी इनकम आती है, ठीक है। मान लो ये हमारी इनकम है। इस इनकम को हम क्या बोलते हैं बताओ? इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अभी तो बताया था, क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें माइनस क्या करते हैं? माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U, ठीक है। अब ये जो हमारे पास आया इसको क्या बोलते हैं? टोटल टैक्सेबल इनकम। इस पे टैक्स लगता है, यस और नो? इस पे हमारा टैक्स लगता है। अब क्या सर इस पे हम स्लैब रेट लगाएं? इस पे हम स्लैब रेट लगाएं? सरकार ने कहा कि कुछ इनकम्स हमारे पास हैं जिन पे स्लैब रेट लगता है, कुछ हैं जिन पे स्लैब रेट नहीं लगता। सर मतलब कुछ हमारे पास हैं स्पेशल इनकम्स। क्या है? स्पेशल इनकम्स। और कुछ हमारे पास हैं नॉर्मल इनकम्स। नॉर्मल इनकम क्या होता है? नॉर्मल इनकम पे अगर इंडिविजुअल है या एचयूएफ है तो हमने कहा कि इस पे लगता है स्लैब रेट। क्या लगता है? बाकी जिन पे स्लैब रेट नहीं लगता उनको क्या बोलेंगे? स्पेशल इनकम। सर स्पेशल इनकम में क्या क्या आता है? आपने पढ़ा होगा WRC की इनकम। WRC क्या होता है? WRC विनिंग फ्रॉम रेस हॉर्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, गैम्बलिंग एटसेट्रा। अच्छा इस पे कितना % टैक्स लगता है WRC की इनकम पे? कितना लगता है? अदर सोर्सेज नहीं पढ़ा? 30% फ्लैट, ठीक है। अच्छा ब्लैक मनी, हाँ ब्लैक कलर का होता है, नालायक। ब्लैक मनी पे कितना लगता है? ब्लैक मनी पे टैक्स कितना लगता है? कितना? 30%। कितना? 30% इस पे भी लगता है, फ्लैट रेट, ठीक है। हमारे पास है LTCG ऑन लिस्टेड डिवेंचर्स। LTCG ऑन लिस्टेड डिवेंचर्स, इस पे लगता है कितना? 10% फ्लैट। LTCG ऑन अदर एसेट्स, इस पे कितना लगता है? 20% फ्लैट। STCG ऑन लिस्टेड शेयर्स, इस पे कितना लगता है? 15% फ्लैट। ये नोट करो, आपको ये पता नहीं है। हाँ फोटो क्लिक कर लो। हाँ ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। हम टोटल इनकम निकालने के बाद क्या करते हैं? टोटल इनकम निकालने के बाद क्या करते हैं? इनकम को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक स्पेशल इनकम, एक नॉर्मल इनकम। और नॉर्मल इनकम पे अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो स्लैब रेट लगता है, और अगर स्पेशल इनकम है तो उससे फ्लैट रेट लगता है। चलो आप लोग नालायक हैं तो क्या कर सकते हैं उसमें? 3 बजे है ना? 3:30 तक है ना क्लास? अरे हिंदी बैठो ना। क्यों बताओ? सर रोजा रखो ना। तो क्या हुआ? मेरी वजह से नहीं। ये हम क्वेश्चन कर लेंगे, आप कर लेंगे।
आप साथ साथ नोट करेंगे। ये क्वेश्चन है, आप करेंगे। ये क्या है, किसी के साथ भी कनेक्ट है? यार ये आगे भी यही करने गए थे जब भी वो चलो करो। सर आप आंसर करवा देना अच्छे से। हाँ जी बच्चों, करवा देना। हो गया वीडियो? हो गया, आंसर हो गया। चलो हम इसको साथ करें। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन बताओ हम क्या लिखे ऊपर हेडिंग? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। अरे इनकम फ्रॉम सैलरी कितना? 8,70,000। अब मैं ऊपर नहीं देखूंगा, आप मुझे फिगर्स बताइए, ठीक है? हाँ, उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना? 7 लाख। ये देखो नालायक बच्चे, 7 लाख है। उसके बाद इनकम फ्रॉम पीजीबीपी कितना? उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। मिलके बताएंगे, मिला के, इनको मिला के बताएंगे। 20, 9 और 15। 89,70,000। लड़की कैसे? हाँ सर कैसे देखो? 20 लाख प्लस 9 लाख प्लस 15 लाख। हम ऊपर वाले बता रहे हैं इनकम। 44 लाख। 44 लाख। कोई सर कुछ ऊपर वाले थे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना? अदर सोर्सेज की दो हमारी इनकम थी, एक तो WRC की इनकम और अदर सोर्सेज की इनकम। ठीक है, बस बातें नहीं करेंगे, इधर ध्यान देंगे आप। कितना हो गया? 20 लाख। ये हमारी टोटल इनकम थी। बताओ ग्रॉस टोटल इनकम कितना? ऐड करो जल्दी से। कैलकुलेटर तो होगा नहीं किसी के पास, हाँ देना मेरे पास। निकालो। फिर किस लिए रखा है? 8,70,000 प्लस 7 लाख प्लस 72 लाख प्लस 44 लाख प्लस 20 लाख। कितना हो गया? कोई बताएगा आंसर? हाँ तो करोड़ों में ही जाएगा ना, तो कभी 297। कितना?
गलत डाला ये है। होगा 1,51,70,000 1,51,70,000 गलत यही- है सर ये सही है सर मेरा तो ये आंसर है। इसकी लड़की गलत है 1,51,70,000 ये आ गया ना। ठीक है, तो बताओ इसमें हम माइनस क्या करते हैं? डिडक्शन इसमें हम माइनस करते हैं लेस डिडक्शंस 9 लाख अंडर सेक्शन ये हो जाएगा 80C to 80U। कितना कितना है डिडक्शन हमारे पास? 9 लाख। 1,42,70,000 इसको क्या बोलेंगे हम? टोटल टैक्सेबल इनकम। अब बताओ इसका क्या करें हम? सर इसके दो हिस्से करेंगे, इसके दो हिस्से करेंगे। हमने कहा हमारे पास टीटीआई कितना? 1,42,70,000। इसमें हमने कहा इसके दो हिस्से करेंगे। कौन कौन सा बताओ? एक स्पेशल इनकम होगा और एक नॉर्मल इनकम होगा। नॉर्मल इनकम क्या होता है? नॉर्मल इनकम इज इक्वल टीटीआई माइनस स्पेशल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम माइनस स्पेशल इनकम। ठीक है, अब स्पेशल इनकम बताओ हमारे पास कितनी है? कितनी है स्पेशल इनकम? सबसे पहला हमारे पास है WRC, कितना है? 18 लाख। इस पे कितना टैक्स लगेगा? कितना आ गया? 5,40,000 ठीक। उसके बाद दूसरी स्पेशल इनकम LTCG ऑन। आपको पता है आप नालायक क्या, आप बताते नहीं मुझे। LTCG ऑन ज्वेलरी, ज्वेलरी कितना है हमारे पास? 4.5 लाख इनटू कितना परसेंट? 20%। अभी तो रेट्स लिखवाए थे, कितना लगेगा? ठीक है, उसके बाद LTCG ऑन लैंड कितना है? कितना मल्टीप्लाई बाई 4 लाख। उसके बाद STCG ऑन डिबेंचर, क्या ये हमारी स्पेशल इनकम है या नहीं है? मैंने स्पेशल इनकम में एक ही STCG बोला था, STCG ऑन लिस्टेड शेयर्स, याद आया? ये देखो, ठीक है। LTCG ऑन लिस्टेड डिबेंचर्स, LTCG ऑन अदर एसेट्स, STCG ऑन लिस्टेड शेयर्स। अगर STCG ऑन अदर्स हैं, अगर हमारे यहाँ पे STCG ऑन अदर है तो इसको हम यहाँ पे बेच दे रहे हैं। ठीक है, स्लैब रेट जाता है इस पे। तो हमारा जो STCG ऑन डिबेंचर्स है, क्या ये आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा। चलो, ये हमारी स्पेशल इनकम थी। बता टोटल टैक्स कितना आया? 12,40,000 हाँ, 12,40,000 12,40,000। ये हमारे पास था टैक्स ऑन कौन सी इनकम? स्पेशल इनकम। ठीक, अब बताओ मेरा जो नॉर्मल इनकम होगा वो कितना होगा? 1,42,70,000 माइनस कितना? ये इनकम, ये टोटल कितना आ गया? अरे ये नहीं, इसका टोटल नहीं,
टोटल हम करेंगे इनकम का, ये तो टैक्स आ गया हमारा 18 लाख और 20 लाख 18 लाख 15 लाख 15 लाख और 20 लाख का 35 और 8 कितना आ गया 53 लाख 53 लैक्स। वो कितना आ गया नॉर्मल इनकम बताओ 99,70,000 नहीं 89,70,000 89,70,000 ठीक है। अब इस पे हमें टैक्स निकालना है, वो कैसे निकालेंगे बताओ स्लैब रेट से 2.5 लाख पहले से माइनस कर देंगे टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम ऑफ रुपीज 89,70,000 माइनस कर देंगे 2.5 लाख कैसे निकालेंगे अप टू 2,50,000 नील स्लैब रेट लगाएंगे ना 2.5 लैक्स टू 5 लाख कितना 5% वो कितना हो गया 12,500 ठीक है। 5 लाख से 10 लाख कितना परसेंट 20% वो कितना हो गया 1 लाख। 10 लाख से कितना 89,70,000 कितना होगा 30% निकालो इसका 30%। 79,70,000 का 30% 79,70,000 इंटू 30% कितना आया 26 लाख 91 हाँ 23 लाख 91 91,000 ये आ गया। बता टोटल करके कितना आया 25 लाख 25 लाख 3,000 नहीं आएगा ना ठीक है 25,03,500 चलो हम अगर निकालेंगे बताओ टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम कितना था ये था टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। टोटल टैक्स हम कैसे निकालेंगे अरे सुन तो ले टोटल टैक्स कितना होगा टैक्स ऑन चलिए अगर 25 लाख नॉर्मल इनकम प्लस टैक्स ऑन स्पेशल इनकम यस और नो बताओ कैसे होगा 25,03,500 प्लस ऊपर कितना आया था हमारा नहीं 12,40,000 12,40,000 बताओ टोटल कितना ये हमारा आया टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना 37,43,500 ठीक है। बताओ इसमें अभी और क्या जोड़े प्लस सरचार्ज क्यों जोड़ेंगे सरचार्ज एट द रेट 15% क्यों जोड़ेंगे क्योंकि सर हमारी जो टोटल टैक्सेबल इनकम थी वो कितना था 1 करोड़ से ज़्यादा 1 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज लगेगा ठीक है। बताओ कितना हो गया इसका 15% 561,525 ठीक है। अब ये हमारे पास आया 5,61,525 इस पे हम जोड़ेंगे क्या एजुकेशन सेस एट द रेट 3% निकालो 3% से किसको निकालेंगे इसको
1,12,305। बताओ नेट टैक्स लायबिलिटी कितना? जवाब 4417 330। ठीक है, ये हमारी क्या थी? नेट टैक्स लायबिलिटी। हाँ जी, मुझे नोट करने तो आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। नोट करना चाहिए, यहाँ से करेंगे? नहीं, नोट करो।